हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। आज हम आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कराएंगे जो कि MEC 102 में भी है, मतलब MA इकोनॉमिक्स में भी है और BA इकोनॉमिक्स में भी आता है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ टॉपिक है मैं जो बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट है, इनके हाई चांसेस होते हैं और ये मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको डीप एनालिसिस चाहिए कि मतलब 20 मार्क्स में 12 मार्क्स में चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उसके हिसाब से आपको समझा दूँगी। तो फर्स्ट होता है हमारा नेशनल इनकम और जीडीपी। देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी तो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक देश की सीमा बॉर्डर के अंदर एक साल में बनने वाले सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू क्या होती है, देश की इकोनॉमी हेल्थ बताती है, उसे क्या बोलते हैं? हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है अपने देश की सारी, इसी से मतलब दो तीन मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? नेशनल इनकम भी निकाल सकते हैं, मतलब देश के अंदर रह के और बाहर से भी जो कमा के लेके आया उसको भी ऐड करके, और जो बाहर के लोगों ने यहाँ से कमाया उसको लेस करके, तो हमारा क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो जैसे आपके घर की टोटल मंथली इनकम जिसमें आप सबकी कमाई होती है, ठीक है, पापा मम्मी आप जो भी है इनकी सबकी जुड़ी होती है, तो वो पूरे घर की होती है। ऐसे ही देश की टोटल कमाई टोटल जीडीपी होती है। ठीक है, और वो नेशनल इनकम के अंदर आती है। इसके बाद आता है किन्सन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किन्सन का मतलब क्या है? का मानना है कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, AD मतलब टोटल डिमांड बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट, नौकरी और इनकम बढ़ती है, और डिमांड कम होने से मंदी, रिसेशन आता है। ऑब्वियसली बात है, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या है? मार्केट में लोग सप्लायर ज़्यादा करेंगे, अगर सप्लाई ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयर की नीड होगी, एम्प्लॉयर की नीड होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या, अगर डिमांड कम होती है तो मंदी हो जाती है, लोगों को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, रिसेशन आ जाता है। ठीक है, ये किन्सन की थ्योरी है। रियल लाइफ एग्जांपल है तो अगर लोग मार्केट में कपड़े, फ़ोन और गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदने लगते हैं, डिमांड बढ़ी, तो फैक्ट्री मालिक इनको और ज़्यादा बनाने के लिए नए लोगों को नौकरी पर रखेगा। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अगर इनकी डिमांड कम हो जाएगी तो नौकरी पे से हटा देंगे। थर्ड है हमारा ISLM मॉडल। ISLM मॉडल क्या कहता है? ये आइसोसेलेंट कर्व होता है जो गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है, और LM कर्व जो होता है वो मनी मार्केट के इन दोनों कर्व को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे ये कटते हैं वहाँ से नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट तय होता है। ठीक है, तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे मार्केट में डिमांड और सप्लाई मिलकर आलू प्याज का रेट तय करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही IS और LM मॉडल, ये IS मॉडल है, एक LM मॉडल है, मिलकर क्या करते हैं? बैंक का इंटरेस्ट रेट और लोन सस्ता होगा या महंगा होगा ये सब तय करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व बताता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में उल्टा इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, अगर महंगाई घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, अगर इकोनॉमी में बहुत तेज़ी है लेकिन सबको नौकरी मिल रही है तो लोगों के पास पैसा आएगा और वो ज़्यादा खर्च करेंगे। जब सब खर्च करेंगे तो चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कहता है कि ये RBI सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है जिसके जरिए वो देश में मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। अगर मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है तो RBI अपने लोन महंगे कर देगा और रेपो रेट बढ़ा देगा। जब लोन महंगा होगा तो लोग EMI के डर से कम खर्च करेंगे और महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसे ही गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, RBI मतलब अगर लोन सस्ता हो तो कोई भी लोन ले ले, कोई भी लोन लेके अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो हर दुनिया मतलब एक एक बंदा लोन लेने लग जाएगा तो RBI के पास पैसा ही नहीं बचेगा। लेकिन हम उसको एक रेट होती है, एक उस पर कंट्रोल रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि लिमिटेड लोग ही लोन ले सके। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, बैंक को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी हो। फिस्कल पॉलिसी क्या कहती है? ये सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें वो टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चे को एडजस्ट करते हैं इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर देश में मंदी चल रही है, ठीक है, तो क्या है? सरकार टैक्स कम कर देगी और नए हाईवे पुल बनाने पर जो पैसा खर्च करेगी, इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर को काम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्या करेगी? चीज़ों पे मतलब मंदी चल रही है तो चीज़ों पे टैक्स वगैरह बढ़ा देगी ताकि थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद आता है बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल होता है, एक ट्रेड साइकिल होता है। ठीक है, जिसमें इकोनॉमी में समय समय पर आने वाले उतार चढ़ाव को बिजनेस साइकिल कहते हैं। कभी मंदी है, कभी तेज़ी है। ठीक है, इसके 4 फेसेस होते हैं। कभी वो बूम करता है, तेज़ी पे चला जाता है, बुल, और उसकी आपने वो सुनी होगी ना,
थ्योरी, जिसमें मतलब अगर तेज़ी से जा रहा है तो भाई वो बुल है, रिसेशन कर रहा है, मंदी जा रहा है तो क्या वो मतलब भालू वगैरह होता है, उसका एग्जांपल देते हैं। तो रिसेशन मंदी होती है, और डिप्रेशन क्या होता है, भारी मंदी, और रिकवरी सुधार। तो ये 4 पीस आते हैं इसके अंदर, 4 फेस आते हैं। जैसे अगर इंसान की ज़िंदगी में हमेशा सुख नहीं रहता, क्योंकि दुख भी आता है और कभी कभी सुख भी आता है, फिर फिर सुधार हो जाता है। वैसे इकोनॉमी भी एक ऐसी पहिया है कि कभी उसमें तेज़ी आती है तो कभी उसमें मंदी आती है। ऐसे बिजनेस का ट्रेड साइकिल चलता रहता है। बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में नहीं होता और हमेशा लॉस में भी नहीं होता। इसके बाद आता है हमारा स्लो ग्रोथ मॉडल। स्लो ग्रोथ मॉडल क्या बताता है कि किसी देश के लंबे टाइम तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। किस पे? फर्स्ट कैपिटल एक्मुलेशन पे, मतलब सेविंग्स पे, सेकंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे, और थर्ड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। जैसे अगर एक किसान अपनी कमाई का कुछ पैसा बचा कर सेविंग और नया और मॉडर्न ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी खरीद ले, तो उसकी क्या होगी, फसल की ग्रोथ अगले सालों में कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ट्रैक्टर क्या हो गया, उसका कैपिटल हो गई, सेविंग की थी वो कैपिटल होगी, ट्रैक्टर उसकी एसेट्स होगी, और एक नई टेक्नोलॉजी का उसने यूज़ कर दिया जिससे उसकी इनकम बढ़ गई। इसके बाद आता है द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा भी अगर इंक्रीमेंट होता है, मतलब चेंज आता है, तो नेशनल इनकम में कई गुना मल्टीप्लायर चेंज आता है। ठीक है। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट 10 से अगर 12 भी करोगे, तो उससे जो हमारा रिटर्न मिलना है, जो इनकम बननी है, वो कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है। तो ज़्यादा बदलाव आने को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट, जहाँ पे हम बढ़ाते तो प्लस करके है और चीज़ें बढ़ जाती है कई गुना जाके। ठीक है। जैसे सरकार ने एक मेट्रो बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए लगाए। ठीक है। वहाँ काम करने वालों को सैलरी मिली, उन्होंने वो पैसा अपने क्या मोहल्ले की दुकानों पर खर्च कर दिया। जैसे जैसे दुकान वालों की कमाई हुई, इस तरह 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी में क्या कर दिया, घूम कर 400 करोड़ का फ़ायदा कर दिया। वो पैसा मार्केट में तो घूम रहा है ना, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, तो उसने 400 करोड़ का काम कर दिया। ठीक है। और वो स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगाता तो लोगों के पास भी पैसा नहीं आता, वो मार्केट में क्या खर्च करते। इसके बाद आता है रैशनल एक्सपेक्टेशंस। इसमें कहते हैं कि लोग अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन और करंट पॉलिसीज़ का सही एनालिसिस करके फ्यूचर की इकोनॉमिक हालत का अंदाज़ा लगाते हैं और उसके हिसाब से आज अपने डिसीजन लेते हैं। ठीक है। मतलब अगर लोगों के न्यूज़ से अंदाज़ा लग जाए कि अगले महीने कार पर टैक्स बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, अगले महीने का वेट नहीं करेंगे बल्कि इसी महीने जल्दबाजी में कार खरीद लेंगे। इससे करंट डिमांड अचानक बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारा किस में होता है, जैसे अभी गोल्ड है, गोल्ड का रेट धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि गोल्ड है कि 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, ऐसे जाएगा, तो लोगों ने बहुत सारा गोल्ड लेके खरीद के रख लिया। ठीक है। तो एकदम से उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे ये मतलब हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन होती है कि हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो उससे पहले हम उस चीज़ को खरीद के रख लेते हैं। ठीक।